तो अमूमन हमारा यही गुमान होता है कि जब हम कमरे में होते हैं तो या तो हम होते हैं तो या हमारे कोई बहन भाई हमारे साथ होते हैं। अगर वो नहीं तो फिर अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई रूममेट हमारे साथ होता है। जबकि देखा जाए तो लाजमी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो जैसा हम सोच रहे होते हैं। क्या पता कि रात के टाइम जब आप सोते हैं और जब आप नींद की आगोश में मुकम्मल तौर पर चले जाते हैं तब कोई होता है जो आपके सर के सराहने आपकी लेफ्ट साइड पर या फिर आपकी राइट साइड पर तो या फिर आपके पैरों की जानिब बैठा या बैठी आपको देख रहा या देख रही होती है। स्केरी राइट। और उस वक्त आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपको कुछ ऐसा देख रहा है जिसे आप देख भी नहीं सकते या जिसकी मौजूदगी का आपको एहसास तक नहीं है। सुन के कितना खौफनाक लगता है। इसी सिलसिले से जुड़ी कहानी हमारे साथ हमें कराची से हुमैरा ने शेयर की है, जिनकी रिहाइश गुलशन इकबाल में हुआ करती थी और मशहूर था कि वो जिस बिल्डिंग में रहा करती थी वो बिल्डिंग एक कब्रिस्तान पर तामीर किया गया था। अब इस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले कि हम अपना एपिसोड शुरू करें, आज के एपिसोड में एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है जो कि इस वीडियो के आखिर में शेयर की जाएगी। सो अपने अपने दिल थाम के बैठिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स रेडी रखिए और बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। ये वाकया 2017 का है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुलशन के एक फ्लैट में रहा करती थी। मेरी फैमिली तब काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, सारे बहन भाई साथ ही रहते थे। उस वक्त ज़्यादा किसी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर एक एक करके सभी बहन भाइयों की शादी हो गई। बहनें अपने घरों को चली गईं और मेरे भाई बैरून मुल्क कारोबार के सिलसिले में चले गए। पीछे मैं और मेरे वालिदैन रह गए थे। हम जिस फ्लैट में रहते थे वो फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके अंदर 3 बेडरूम्स और एक ड्राइंग डाइनिंग था। हमारी बिल्डिंग के बारे में एक बात मशहूर थी कि ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान पर तामीर की गई है। अब इस बात पर कितनी हकीकत थी कितनी नहीं ये तो हम नहीं जानते थे, पर जो जानते थे वो ये बात थी कि अक्सर हमारे घर से चीज़ें गायब हो जाती थी। यहाँ तक कि सब मिलकर ढूंढने की कोशिश भी करते थे तो वो चीज़ मिलती नहीं थी और फिर अचानक से उसी जगह से मिलती थी जहाँ से वो चीज़ गुमी थी। और ये बात हम सबके लिए काफ़ी ताज्जुब की थी। हमारे फ्लैट से जो ऊपर वाला फ्लैट था वो खाली था, उसमें कोई भी नहीं रहता था, लेकिन इसके बावजूद रोज़ रात को उस फ्लैट से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई फर्नीचर को मूव कर रहा हो। लेकिन हम लोग भी इग्नोर करते थे क्योंकि इसके अलावा हम और खैर ही क्या सकते थे। मगर तरह तरह के वाक़यात होते रहे थे और हम जब अपने वालिद साहब को इस सब के बारे में बताते थे तो उनका यही कहना था कि ये सब वहम है और ये कहकर वो बात टाल दिया करते थे। फिर उसके बाद क्योंकि सिर्फ मैं अपने वालिदैन के साथ उस फ्लैट में रह रही थी तो कमरे ज़्यादा थे, तो जिसमें से एक कमरे को हमने स्टोर रूम में तब्दील कर दिया था। क्योंकि उसमें कोई खिड़की नहीं थी, धूप आने का कोई जरिया नहीं था, तो वो दूसरे कमरों के मुकाबले में ज़्यादा ठंडा रहा करता था। इसीलिए मैंने अपना बिस्तर वहीं पर डाल लिया और फिर मैंने वहाँ पर रात को सोना शुरू कर दिया। अब जब से मैंने उस कमरे में सोना शुरू किया तो एक अजीब सा सिलसिला मेरे साथ शुरू हो गया था। अक्सर रात को मेरी आंख खुल जाती थी और हालत ऐसी होती थी कि मेरा जहन जाग रहा होता था, लेकिन मैं हिल बिल्कुल भी नहीं पाती थी और ना ही अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाल सकती थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि मेरे साथ अक्सर ही होने लगा था। लेकिन फिर भी सब के बावजूद मैं रोज़ रात को उसी कमरे में जाकर सोती थी और तो और अक्सर उस कमरे के वॉशरूम से पानी गिरने की भी आवाज़ आती थी, या फिर यूं सुनाई देता था जैसे कोई अंदर से स्विच को ऑन या ऑफ कर रहा हो। मैं बस अल्लाह का नाम लिया करती थी और फिर सो जाया करती थी। पर मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाई थी कि इतना सब होने के बावजूद ऐसा क्या था जो रोज़ मुझे उसी कमरे में सोने पर मजबूर करता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मार्च का महीना था, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेरी आदत थी कि मैं हमेशा रात में नहा कर सोती थी ताकि सुबह ऑफिस जाने के लिए मैं लेट ना हो जाऊं। हस्बे मामूल मैं नहाई और वॉशरूम से निकलकर मैं कमरे में चली गई और वहां पर जाकर मैंने अपने सोने की तैयारी की। मैंने अपने बालों को अपने तकिए पर बिछा दिया और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब क्योंकि मेरे बाल गीले थे और मैंने उनको तकिए पर बिछाया हुआ था, तो हुआ कुछ इस तरह से कि मुझे याद है आधी रात का वक्त था जब मेरी आंख खुली। मैंने उस वक्त बाथरूम जाना था
पर मैं उस कमरे का बाथरूम इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि अपने वालिदैन के कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल करती थी। तो मैं उनके कमरे में गई तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी वालिदा के पैर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे अपने पैर दबाने को कहा। मैंने भी आधी रात को आधी खुली आंखों से उनके पैर दबाए और फिर अपने कमरे में दोबारा जाकर सो गई। लेकिन उसके बाद मेरी नींद क्योंकि मुकम्मल तौर पर खुल चुकी थी, तो कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म हिल नहीं पा रहा, और साथ ही साथ मुझे गुनूदगी से भी महसूस होने लगी। मेरे कमरे में फ्लैट के बाहर वाले कॉरिडोर से बिल्कुल हल्की सी रोशनी आ रही थी, इतनी कि उसमें कुछ देखना भी मुश्किल था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बालों को कोई सहला रहा है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने नींद में होने के बावजूद वो जो कोई भी था उसे मुखातिब होकर कहा था कि मेरे बालों को मत हाथ लगाओ, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। वो जो भी चीज़ थी मेरे बालों को मुसलसल सहला रही थी। यहाँ तक कि मुझे गुस्सा आ गया, और इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी मजदूर का सख्त हाथ पकड़ लिया हो। क्योंकि कमरे में रोशनी काफ़ी कम थी तो मुझे सिर्फ साया ही नज़र आ रहा था, और साया ऐसा था जैसे कोई बहुत मोटी औरत मेरे सर के सिरहाने बैठी हो। बस यही देखना था कि उसके बाद ना जाने क्या हुआ क्या नहीं। बस मैं उसे मना करते करते सो गई थी। कब मेरी आंख लगी मुझे ये भी याद नहीं। उसके बाद मेरी आंख सुबह ही खुली थी। फिर जब मैं सुबह उठी तो मुझे एक एहसास तो हुआ था, और वो ये कि कल रात को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो ख्वाब सा नहीं था, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि ये एक हकीकत थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सच पर मबनी वाकया पसंद आया होगा। इसके अलावा मेरे पास और भी वाकयात हैं जो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। मेरा नाम विक्रम है और मैं बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये कहानी मेरे साथ हाल ही में पेश आई। मेरे दादा की वफ़ात को 2 साल हो चुके हैं, और तब से हमारी दादी हमारे साथ कोयटा बहावलपुर शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारी हवेली बहावलपुर में हुआ करती है वो अमूमन बंद पड़ी रहती है। ना तो वहाँ किसी का आना जाना होता है और ना ही उसे कोई खोलता है। बताता चलूँ कि हम अपनी हवेली पर सिर्फ ईद के ईद चक्कर लगाते हैं। वहाँ पर हम 2-3 हफ्ते रहते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। बकिया टाइम वो हवेली मुकम्मल तौर पर बंद और अंधेरे में रहती है। जब हम पिछली मर्तबा बड़ी ईद पर गए थे तो क्योंकि 12 घंटे का सफ़र था और थके हुए थे, तो सब ने अपना साजो सामान सेट किया और उसके बाद सोने के लिए लेट गए थे। मुझे याद है कि आधी रात का वक्त था जब मेरी प्यास से आंख खुली। मैं बावर्ची खाने की तरफ जा रहा था। अब रास्ते में एक स्टोर रूम पड़ता है। जब मैंने आंख के किनारे से देखा कि स्टोर रूम में मौजूद पेटी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, मैंने फौरन अपनी आंखें मिली और दोबारा देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। यही सोचा कि मेरा वहम होगा, रात का वक्त है, किसी इस तरह के वहम नहीं आते। तो खैर मैंने पानी पिया और फिर सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। अब उसके बाद जब मैं अपने बिस्तर पर आकर कमरे में लेटा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी छाती पर कोई बैठा हुआ है। मैंने आंखें खोली तो देखा मेरा जो बेड था वो इस तरह से दबा हुआ था जैसे उस पर किसी ने अपनी टांगे रखी हो। मैंने रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे सीने के ऊपर इतना बोझ था कि मैं उस वक्त बेबस था। उसके बाद जब अगली सुबह हुई तो मैंने किसी को ये बात ना बताना ही मुनासिब समझा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो दीगर घर वाले भी परेशान हो जाते, और फिर चाहे किसी के साथ कुछ होता ना होता, वहम के मारे सभी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता। उसी दिन की बात है कि मगरिब के बाद मैं अपने कमरे में बैठा गाने सुन रहा था कि तभी मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि अम्मी, अब्बा और दादी और मैं हम काम से बाहर जा रहे हैं, तो हो सकता है हमें थोड़ी देर हो जाए। उनके जाने के बाद मैं हवेली में अकेला ही था। अब रात के 10:30 हो रहे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरे मुकम्मल होश उड़ा के रख दिए। मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं पीछे की तरफ जा गिरा और मेरा सर टेबल से टकराया, जिसकी वजह से मेरा सर फट गया था।
और जब इत्तेफाक से मेरी आंखें कुछ लम्हे के लिए खुली तो मुझे बस इतना ही नज़र आया कि एक काले लिबास में औरत है जिसका चेहरा वाज़ेह नहीं है और वो मेरे ऊपर बैठी मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही है। बस यही देखना था कि उसके अगले लम्हे में जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी दादी के कमरे में मौजूद था। मेरे इर्द गिर्द मेरे वालिदैन मेरी बहन पास बैठे थे। उस वक्त मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था और साथ ही साथ मुझे बुखार भी हो चुका था। उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, किस तरह से तुम्हारा सर फटा है और बेहोश क्यों पड़े हुए थे। तो तब मैंने उन्हें वो सारा सिलसिला बताया जो मुझे याद था और जो उससे एक रात पहले मेरे साथ हुआ, जो मुझे एक वहम लगा था। उसके बाद वालिद साहब ने यही बेहतर समझा कि इस हवेली में कुरान खानी करवाई जाए और फिर इस बात पर अमल भी किया गया। अब इस वाक़े के बाद से मेरे मन में उस कमरे को लेकर एक फोबिया बैठ गया। अब वहाँ दोबारा जाने से मैं काफ़ी कतराता हूँ। तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में दौड़ते हैं, मगर आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें हम सब को शयातीन जैसी तमाम मखलूक़ात से अपनी हिफाजत में रखें। मेरा नाम आयशा है और मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। आज जो कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे पुराने घर से मुंसलिक है, जो कि काफ़ी हॉन्टेड हुआ करता था। हमने उस घर में तकरीबन 12 साल गुजारे हैं। शुरू में वो घर बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं महसूस होता था, सब कुछ नॉर्मल रहता था। मगर एक चीज़ थी जो हम सब घर वालों ने उसी घर में रहते हुए महसूस की थी। अक्सर ऐसा होता था कि हमारी छत पर कोई रोज़ रात को भागता था। पहली दफ़ा ये सब कुछ सुनकर तो हमारे होश उड़ गए थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये सब मामूल बन चुका था कि जैसे ही हम सोने के लिए लेटते थे, साथ ही छत के ऊपर भागम दौड़ शुरू हो जाती थी। और हम जानते थे कि छत पर जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब भी उस आवाज़ की वजह से हम छत पर जाया करते थे तो वहाँ पर अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता था और ना ही कोई दिखाई देता था। अब उस घर में रहते हुए जब कुछ वक्त गुजरा तो मेरे वालिद साहब बीमार से हो गए थे। यहाँ तक कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उनकी किडनीज स्वेल हो चुकी थी। और वो वक्त हमारे सारे घर पर बहुत भारी था कि मेरे वालिद साहब से ना ही बोला जाता था और ना ही चला जाता था। अब क्योंकि वो जॉब पर भी नहीं जाया करते थे उन दिनों में, तो घर के हालात भी काफ़ी नाजुक हो चुके थे। पर एक चीज़ जो उन्होंने उस मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ी थी वो थी नमाज की पाबंदी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का एक कामयाब ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी और वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो गया। मेरी उम्र तो उस वक्त काफ़ी छोटी थी, लेकिन ये सब बातें मुझे मेरे बड़े बहन भाइयों से मालूम हुई। फिर जब मैं 9th क्लास में आई तो ये बात तकरीबन 2018 की है। अचानक हमारे घर में उस दौर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, और लड़ाइयाँ भी ऐसी कि जिनके पीछे कोई मकसद नहीं होता था। बहुत बेमकसद सी छोटी से छोटी बात पर लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ जाती थी। अब इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मेरे वालिद साहब ने यही बेहतर समझा कि इस मामले से मुतल्लिक किसी साहिब इल्म से रुजू किया जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उन साहिब इल्म ने मेरे वालिद साहब को एक दम वाला पानी दिया और उन्होंने हिदायत दी कि इस पानी को तमाम घर वाले इस्तेमाल करें। अब इस सिलसिले को गुजरे भी कुछ टाइम हो चुका था जब एक रोज़ हम सारे घर वाले ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, जिसकी बालकनी का दरवाज़ा अक्सर हम खुला ही रखते थे क्योंकि गर्मियाँ थीं और तकरीबन रोज़ ही हम सारे बहन भाई उसी ड्राइंग रूम में सोया करते थे। तो मेरा भाई बताता है कि उस दिन वो रात को मूवी देख रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे बालकनी में कोई गुजरा है, क्योंकि बालकनी की रोशनी दीवार के ऊपर पड़ती थी, जिससे साफ पता चलता था कि अगर कोई चीज़ हिलती भी थी तो साफ पता चल जाता था। मेरे भाई ने खैर इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही वो दोबारा मूवी देखने लगा फिर वही साया उसकी आंखों से गुजरा। उसने जब मूवी पॉज की तो टाइम देखा तो वक्त उस वक्त पूरे 12 बजे का हो रहा था। अब मेरे भाई को अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला गैर मामूली है, इसलिए भाई ने मूवी बंद की और कुछ किए बगैर वहाँ पर ही सो गया। और ये सिलसिला सिर्फ ना कि मेरे भाई के साथ बल्कि मेरे साथ भी हुआ था। और मैं बताती चलूँ कि जब आपके साथ कुछ इस तरह का पैरानॉर्मल इंसिडेंट पेश आता है तो सबसे पहले तो आपसे कुछ बोला नहीं जाता। खौफ
آپ के अंदर इतना तारी हो जाता है कि आप हिलना भी गवारा नहीं समझते। बारी बारी हम सभी घर वालों को तकरीबन उस अक्स के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि किसी न किसी घर वाले ने उस अक्स को कहीं न कहीं पर विटनेस किया था, और तकरीबन सारे घर वालों का यही मानना था कि वो साया जैसे किसी तरह हमारे करीब आना चाहता है, या ये कहना मजीद बेहतर होगा कि वो किसी तरह घर के अंदर दाखिल होना चाहता था, मगर कुछ था जो उसे घर में दाखिल होने से रोकता था। उसके बाद हालात मजीद ख़राब हो गए। इवन कि हम सुबह के टाइम भी अकेले कमरे में जब जाते थे तो डर लगता था, और हम सभी को खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी रातों की नींद भी मुश्किल हो गई थी। कभी किसी के कान में सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी किसी को अपने पीछे किसी के चलते हुए आहट महसूस होती थी, या फिर खुद ब खुद कपड़े फट जाया करते थे। ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगा, लेकिन इसके बाद हमने किसी से रुजू इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जो भी गैर मरी मखलूक हमारे घर में थी, वो सिर्फ हम बहन भाइयों को ही अपना वजूद महसूस करवाती थी, ना कि कोई नुकसान पहुंचाती थी। मैं नहीं जानती, मगर ऐसा लगता था कि किसी ने हम पर काला जादू करवाया था, क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक से हो रहा था, और वो जो कोई भी वजूद था वो हमें उस घर में नहीं रहने देना चाहता था। खैर, आखिरकार फिर हमने वो घर छोड़ ही दिया, और अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी कभी पेश नहीं आया, और ना ही हमें कभी डर लगा। बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि आप अल्लाह ताला के जितने करीब हो, आपको फिर और कोई भी मखलूक परेशान नहीं कर सकती। और इसी के साथ मेरी आप सबको भी यही एडवाइस है कि अगर आपको अपने पास इर्द गिर्द कभी कुछ ऐसा महसूस हो तो हमेशा अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको शैतान की शर से महफूज रखे। ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आया जब मेरी उम्र 13 बरस की थी। मैं अपनी नानी के यहाँ कराची गई हुई थी। एक रोज़ की बात है जब मेरी सारी खालाएं और उनके बच्चे हमारे नानी के यहाँ आए हुए थे। शाम के तकरीबन 5 से 5:30 बजे का वक्त था। मेरी अम्मी, नानी और खालाएं वगैरह लॉन में बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे, और मेरे मामू के बच्चे अंदर घर में खेल रहे थे। इसी सब में मैं देखती हूँ कि मेरी कज़न यानी कि खाला की बेटी ऊपर कमरे में जो हमारा कमरा था वहाँ जा रही है। मैं भी उसके पीछे चल पड़ी कि आखिर ये वहाँ पर क्यों जा रही है। पर जब मैं कमरे के अंदर गई तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि कमरा खाली था और कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम में गई होगी, तो मैं उसका इंतज़ार करने लगी। तो इतने में उसकी जो जुड़वा बहन थी यानी कि मेरी दूसरी कज़न, वो अंदर आती है कमरे में और कहती है कि तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो तुम्हारी बहन का वेट कर रही हूँ। तो वो कहने लगी कि भला वो यहाँ कहाँ से आएगी, वो तो नीचे नानी के वॉशरूम में है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई, जिस पर मैंने उसे यही कहा कि नहीं, मैंने उसको अभी अंदर कमरे में जाते हुए देखा है, और जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे यही लगा कि शायद वो अंदर वॉशरूम में है। तो उसने कहा कि नहीं, वो नीचे है, तुम भले इस कमरे के वॉशरूम में जाकर चेक कर लो अगर तुम्हें तसल्ली नहीं है तो उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने पहले उस कमरे के यानी कि हमारे कमरे के वॉशरूम में नॉक किया। पहले तो नॉक करने के नतीजे में मुझे कुछ भी सुनाई न दिया, पर क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैंने अंदर झांका, जहाँ मुझे कोई भी नहीं दिखा, और मैं ये देखकर ताज्जुब में मुब्तला हो गई। तो मेरी कज़न मुझसे कहने लगी कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो नीचे है। और जब मैं कज़न के साथ यानी कि उसकी जुड़वा बहन के साथ नीचे गई तो मैंने देखा कि वो मेरी कज़न वाकई नीचे नानी के वॉशरूम से निकली थी। तब फौरन मैंने उससे पूछा कि तुम ऊपर हमारे वाले वॉशरूम में तो नहीं गई थी। तो उसने कहा कि नहीं, भला मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगी, मैं तो इधर ही थी, अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई थी और अभी तुम लोगों के सामने वहीं से बाहर निकली हूँ। अब ये बात आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मैं हैरत में मुब्तला हो जाती हूँ कि ये वहम था या फिर हकीकत, और अगर ये हकीकत थी तो फिर वो क्या था जिसको मैंने देखा था।